हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। और भाई एक्सरसाइज 13.1 में अभी हम लोग सवाल नंबर 6 से शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो भाई, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 से लेकर 9 तक आपको हर सवाल में पी ई बाई एफ का मान ज्ञात करना है। और भाई एक एक सवाल में कई सारे खंड भी हैं जहां पर आपको ई और एफ घटनाएं दी हुई हैं और आपको हर बार निकालना क्या है, पी ई बाई एफ का मान ज्ञात करना है। तो भाई अभी हम लोग 6, 7, 8 और 9 चारों सवालों को हल करने वाले हैं। बस भाई यहाँ पर ना, अगर आपके पास हमारी तरह पुरानी किताब है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो प्रश्न नंबर 6 का दूसरा खंड है, यहाँ लिखा है अधिकतम एक चित्र। तो भाई यहाँ पर होना चाहिए अधिकतम दो चित्र। ठीक है, तो भाई नई वाली में सही है, लेकिन इस वाले में गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप भाई थोड़ा सा सही कर लेंगे। और अब हम भाई सवाल शुरू करने जा रहे हैं। पहले देख लो कि प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है। कोई सिक्का है, उसे आप 3 बार उछालोगे। पहली बात तो ये है। तो भाई कोई सिक्का आपको 3 बार उछालना है। ठीक है, अब आपको भाई पता है कि कोई भी सिक्का हो, वहां केवल दो ही पहलू होते हैं, एच होता है और टी होता है, हेड या टेल। लेकिन इसे अगर आप 3 बार उछालोगे तो भाई 8 घटनाएं बन जाएंगी। एक बार में 2 घटनाएं और 3 बार उछालोगे तो 2 की घात 3 अर्थात 8 घटनाएं बन जाएंगी। कैसे भाई? हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है। हो सकता है कि 2 बार हेड आए, लेकिन हेड आने का पैटर्न तो बदल सकता है ना, इस प्रकार से। देख लो, इन तीनों में ही 2 बार हेड आया है, लेकिन पैटर्न बदल गया है। हो सकता है कि एक ही बार हेड आए, पर उसके भी कई सारे पैटर्न आप लिख सकते हो। ठीक है, देखना टी टी एच। और भाई ये भी हो सकता है कि शायद एक बार भी हेड ना आए, तीनों बार टेल आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ 8 घटनाएं हैं। कब? जब हम एक सिक्के को उछालते हैं 3 बार। ठीक है, एक बार में 2 घटनाएं, 3 बार में 8 घटनाएं। अभी आ जाओ आप प्रश्न नंबर पहले पर भाई। प्रश्न नंबर 6 में ना 3 खंड है, तीनों खंड में आपको ई और एफ मालूम है, तो बहुत ध्यान देना है आपको। ई है तीसरी उछाल पर आपको चित लाना है, और एफ है पहली दोनों उछालों पर चित लाना है। तो भाई सवाल को बहुत गौर से पढ़िएगा। अब देखना, आपको हम बताने जा रहे हैं ई में क्या होगा। कह रहा है कि तीसरी उछाल पर चित लाना है, तीसरी उछाल पर। बाकी दो पे क्या आया है आपसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ भाई आप छांट लो ना, देख लो कि नंबर 3 पर एच कहाँ लिखा है, वो सब घटनाएं ई में आ जाएंगी। देखो ये लिखा है नंबर 3 पे एच, तो इसे आप शामिल कर लो। यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो टी एच एच। यहाँ पर भी लिखा हुआ है एच टी एच, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है। नंबर 3 पर एच कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एच एच एच। तो देख लो, इन चारों घटनाओं पे आखिरी में एच आया है ना, तो उसने कहा था कि तीसरी उछाल पर ना चित आ जाए। ई मालूम हो गया। यहां से आप एफ मालूम कर लो। एफ में कह रहा है कि पहली दोनों उछालों पर चित आए, शुरुआत में 2 एच लिखे हो, ऐसी घटनाएं आपको लिखनी है। ये तो लिखनी पड़ेगी ना, एच एच एच। उसके अलावा देख लो, ये और लिखा हुआ है एच एच टी। और उसके अलावा आप कहीं पर भी देख लो, शुरुआत में 2 एच नहीं आएंगे, तो ये आपका एफ हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ना संपूर्ण घटनाएं मालूम हो जाएं, तो आप ई और एफ को ना बड़े आराम से छांट सकते हो। ठीक, अब देख लो, संपूर्ण घटनाएं 8 हैं, ई वाली घटनाएं 4 हैं, और एफ वाली घटनाएं हैं केवल 2। ठीक है, इसके आधार पर आप यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल सकते हो। दोनों में कॉमन क्या है भाई? दोनों में कॉमन है ये वाला प्राणी, ट्रिपल एच। ठीक है, फाइटर वाला नहीं, हेड वाला। तो ये हेड है भाई, ट्रिपल एच आएगा ना,
तो वो दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर एक ही घटना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 4 घटनाएं हैं और कुल मिलाकर 8 घटनाएं। हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ हम लोग पीएफ निकालेंगे। देखो पीएफ में 2 घटनाएं हैं और कुल मिलाकर 8 घटनाएं हैं। हल करेंगे ना तो 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो यहाँ केवल एक ही घटना है और कुल मिलाकर 8 घटनाएं हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/8। अब देख लो आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है पी ई बाई एफ का मान आपको भाई निकालना है। सूत्र क्या हो जाएगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे जो है वही रहता है। ठीक है, तो देख लो इसका मान है 1/8 और ये पीएफ है ना, ये है 1/4। इसको हल करोगे तो 4/8 आएगा। थोड़ा और सरल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अगर आपने संपूर्ण घटनाएं लिख ली हैं तो फिर आप ई और एफ को ना बड़े आराम से ढूंढ सकते हो। कोई खास कठिन चीज फिर रह नहीं जाती। तो ये हो गया हमारा पहला खंड। अब आते हैं हम दूसरे खंड पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ई लिखना है और एफ लिखना है। बस आप देख लो कि भाई हिंदी में क्या लिखा हुआ है। ई है न्यूनतम 2 चित्त। भाई न्यूनतम 2 हेड आए। न्यूनतम का मतलब है 2 भी हेड हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अधिकतम 2 चित्त, इसका मतलब है कि 2 चित्त भी हो सकते हैं और 2 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक में न्यूनतम 2 है और एक में अधिकतम 2 है। यहाँ न्यूनतम 2 का मतलब क्या है, पहले आप 2 हेड ले लो। तो आप केवल वो उठाओ घटनाएं जहां पर भाई 2 हेड हैं। और चूंकि न्यूनतम लिखा हुआ है तो आप वो भी घटना लिख सकते हो जहां पर तीसरा हेड आ जाता है, तीनों हेड आते हैं। फिर एफ में कह रहा है कि अधिकतम 2 चित्त। अधिकतम का मतलब है कि 2 भी हो सकते हैं। तो 2 वाले आप वैसे ही उतार लो जैसे आपने ऊपर लिख रखे हैं। अधिकतम 2 का मतलब है पहले 2 वाले लिखो, फिर आप एक वाले लिखो, HTT THT और भाई ये हो जाएगा TTH। फिर अधिकतम 2 का मतलब है पहले 2 वाले लिखे, फिर एक वाला लिखा। अब लिखना है शून्य वाला, क्योंकि अधिकतम में तो शून्य भी शामिल होगा ना। देख लो भाई, आपको ई भी मालूम हो गया और आपको एफ भी मालूम हो गया। तो आप दोनों का इंटरसेक्शन भी तो निकाल सकते हो। देखो ये 3 प्राणी जो हैं वो यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो ये आ जाएंगे आपके इंटरसेक्शन में, HTH और यहाँ आ जाएगा THH। तो ई हमने बना दिया, हमने एफ बना दिया और उसके आधार पर हमने इंटरसेक्शन भी बना दिया। अब आपको यहाँ लिखना है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा। देखो यहाँ 4 घटनाएं हैं और कुल घटनाएं हैं 8, 1/2 हो जाएगा। फिर पीएफ का भी मान निकालना होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हो जाएगा 7/8। फिर आप इंटरसेक्शन का भी तो मान निकालोगे ना इस प्रकार से। तो यहाँ है 3 और कुल घटनाएं हैं 8। लो मान निकाल आए। लेकिन हमें मेनली निकालना क्या है, हमें निकालना है पी ई बाई एफ का मान। सूत्र क्या होता है, ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे पी एफ। ऊपर हमने सूत्र लिख दिया था, तो भाई बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3/8 और पी एफ का मान है 7/8। 8 8 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 3/7। देखा आपने भाई। तो अगर आप भाषा पर अच्छी पकड़ है तो आप समझ जाओगे कि भाई ई और एफ में आपको लिखना क्या है। ज्यादा कठिन वहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो 2 खंड हो गए प्रश्न नंबर 6 में। तीसरे खंड पर अभी भाई आ जाओ। देखो ये भी काफी मजेदार है। यहाँ कह रहा है कि अधिकतम 2 पट लाने और न्यूनतम 2 पट यहाँ लाने हैं। देख लो सवाल वही है, चित्त तो पट, चित्त तो पट, लेकिन वहां एफ में अधिकतम था, यहाँ ई में अधिकतम है।
यहाँ ई में न्यूनतम था और यहाँ एफ में न्यूनतम है, बस इतना सा अंतर है, बाकी घुमा फिरा कर सवाल वही है। तो यहाँ हम पहले ई लिखने वाले हैं। देखो, कह रहा है अधिकतम 2 पट। अधिकतम 2 पट का मतलब है कि भाई या तो आप 2 पट ले लो, तो पहले आप 2 पट वाले लिख लो इस प्रकार से, फिर आप 1 पट वाला लिखो, टी एच एच, एच टी एच, और भाई यहाँ हो जाएगा लास्ट में लिख लो सीधा। भाई एक एक लिखना है ना केवल, तो यहाँ हो जाएगा एच एच टी। और फिर ऐसा लिखो जिसमें भाई क्या है, अधिकतम 2 हैं तो एक ना आए, तो क्या हो जाएगा एच एच एच। लो ये 7 हो जाएंगे। फिर आपको एफ लिखना है। एफ में कह रहा है कि न्यूनतम 2 पट हैं। न्यूनतम 2 का मतलब है पहले आप 2 वाले लिखो, ऊपर से उतार लो, टी एच टी, और यहाँ हो जाएगा एच टी टी। और फिर एक ऐसा लिखो जिसमें तीनों ही आते हैं। क्लियर हो गया। ई और एफ मालूम, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी मालूम कर लो। यही 3 लोग हैं जो भाई यहाँ पर कॉमन मिल रहे होंगे आपको। उतारो, टी टी एच, टी एच टी, और भाई एच टी टी। क्लियर। फिर यहां से आप ई के घटने की प्रायिकता, 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई हो जाएगा 7/8। ऐसे ही पी एफ निकालो, तो भाई 4 है ना ऊपर, तो हो जाएगा 4/8। फिर उसी प्रकार से आप दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालो, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 3/8। अब मेन चीज ये है कि आपको मान निकालना है पी ई बाई एफ का। ऊपर आपको रखना है दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे वही रहता है जो नीचे होता है। मान रखो, इसका मान है आपके पास 3/8 और पी एफ का मान है 4/8। भाई 8 और 8 कैंसिल कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3/4। देखा आपने भाई। तो सवाल में ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप इस प्रकार से समष्टियां लिख लेते हो ना, ई और एफ को लिख लेते हो, अगर दोनों लिख लिए हैं तो आप भाई कॉमन भी तो ढूंढ लोगे। फिर सीधे ये वाला सूत्र लगाना है और भाई कोई भी सवाल आपसे बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। देखो, प्रश्न नंबर 6 के बाद जो 7वां प्रश्न है ना, वो भी ऐसे ही है। वहां पर कह रहा है कि यहाँ 2 सिक्के जो हैं वो एक साथ उछाले जाते हैं। देखो, एक पहले चीज देख लो, चाहे 2 सिक्के एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, एक कई समष्टियां बनेंगी, अंतर नहीं होगा। तो 2 सिक्के हैं तो पहले दोनों पे हेड आएगा, पहली बार हेड आएगा, दूसरी बार टेल आएगा, पहली बार टेल आएगा, दूसरी बार हेड आएगा, और ये भी तो हो सकता है कि दोनों बार टेल आए। ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ 4 ही घटनाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या है कि कुल मिलाकर 4 ही घटनाएं। अब पहले फर्स्ट वाले पर आ जाओ। प्रश्न नंबर भाई 7 में भी आपके पास 2 सवाल हैं, तो बहुत ध्यान से चलना है हम लोगों को। भाई ई में कह रहा है कि एक सिक्के पर हमें पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर आया है टेल। एफ में कह रहा है कि एक सिक्के पर हेड आया है। ठीक है। ई में क्या करना है आपको, ई में करना है कि कोई एक सिक्के पर कह रहा है कि भाई पट आया है। अब देख लो यहाँ पर एक सिक्के पर पट कब आया है, एच टी, और यहाँ टी एच, एक सिक्के पर कह रहा है। वहां भाई कह रहा है एफ में, ध्यान दीजिएगा, एफ में कह रहा है एक सिक्के पर चित आया है। तो भाई देखो कि ऐसी कौन सी समष्टि है जहां पर एक ही एच हो, तो एच टी एच है और भाई एच टी है। अब जरा गौर करो भाई इस पर और इस पर, दोनों एकदम सेम सेम है। सेम सेम है तो इंटरसेक्शन में भी दोनों ही शामिल रहेंगे इस प्रकार से। अगर चीजें सेम सेम है तो भाई आंसर निकालना तो काफी आसान हो जाएगा। पीएफ निकाल लो, 2/4 हो जाएगा। इसे निकालो, पी ई इंटरसेक्शन एफ
ये भी भाई 2/4 हो जाएगा। फिर आपको मान निकालना है पी ई बाई एफ। तो ऊपर रहेगा इंटरसेक्शन और नीचे रहेगा पी एफ 2/4। और भाई भाग कर दोगे ना तो एक आ जाएगा। तो भाई ये वाली प्रायिकता जो है एक हो गई। एक का मतलब है ये घटना हर बार होगी। ठीक है, ये घटना हर बार होगी। जो घटनाएं भाई आप टाल नहीं सकते, हर बार होती हैं, उनकी प्रायिकता ही एक आती है। तो सवाल नंबर 7 के पहले खंड में आंसर कितना आ गया है? एक आ गया है। ठीक है, अब आ जाओ इसके दूसरे वाले खंड पर, देख लो वहां भाई क्या होना है। कोई पट प्रकट नहीं होता है और कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। तो पहले आपको ई में क्या करना है? ई में कह रहा है कि कोई पट ना आए। आप ऐसी घटनाएं ऊपर से देखो जहां पर कोई पट ना हो। भाई पट का मतलब है टेल, जहां पर कोई टेल ना हो। तो ये देख लो यहां पर कोई टेल है नहीं है। एफ में, एफ में कह रहा है कोई चित्त न प्रकट होता हो। ठीक है, जहां पर कोई हेड ही ना हो। तो वो केवल एक घटना होगी जब दोनों में टेल आ जाएगा। तो यहां पर कोई पट नहीं है, यहां पर कोई चित्त नहीं है। और दोनों घटनाओं को भाई देखकर आप तुरंत जान गए होगे कि यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन भी तो नहीं है। अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो आप पीएफ का मान निकालोगे 1/4 हो जाएगा। भाई एक घटना, कुल घटनाएं हैं 4। लेकिन जैसे ही आप इंटरसेक्शन निकालोगे ना वो तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई घटना है ही नहीं। अगर ये वाला प्राणी 0 हो गया तो पी ई बाई एफ का भी मान 0 ही आएगा, क्योंकि सूत्र में ये चीज ऊपर आती है, ये चीज नीचे आएगी। तो 0 बटे आप कुछ भी रखो उसका मान तो 0 आएगा ना। तो प्रश्न नंबर 7 भाई और भी खतरनाक सवाल है। पहले में आ गया एक प्रायिकता है और दूसरे में आ गया शून्य प्रायिकता है। अर्थात ये घटना हर बार होगी और ये घटना कभी नहीं होगी। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7। अब भाई प्रश्न नंबर 8 पे आ जाओ। देखो भाई 8 में देख लो क्या है। अब देखो काफी बड़ा सवाल है ये। एक पासे को 3 बार उछाला गया। देखो, तो अगर आपके पास कोई पासा है तो आप भाई एक बात तो जानते हो कि एक पासे में ना 6 घटनाएं होती हैं। कोई भी पासा हो वहां पर क्या होगा भाई, 6 घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर पासा एक बार उछाला गया है तो, लेकिन अगर वो 3 बार उछाला गया है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 अर्थात 216 घटनाएं बनेंगी। अगर आप समष्टियां लिखोगे ना तो 216 समष्टियां बन जाएंगी। तो ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ समष्टियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। हमने केवल यहाँ घटनाएं लिख दी हैं, लेकिन भाई 216 समष्टियां लिखेगा कौन? अब आ जाओ सबसे पहले ई पर। ठीक है, अब देखो ई में क्या कह रहा है भाई, किताब में देख लो। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। एफ में है पहली 2 उछालों पर 6 और 5 प्रकट होना। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ो। तीसरी उछाल पर आएगा 4, लेकिन पहली 2 उछालों पर क्या आएगा हमें नहीं मालूम है। तो ई में कितनी घटनाएं बनेंगी, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहली 2 उछालों पर आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन भाई तीसरी उछाल पर फिक्स है कि 4 ही आएगा। देखना, पहले हम शुरुआत करेंगे 1 से। तो 1 1 4, फिर 1 2 4, ऐसे ही क्या लिखोगे 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4 और लास्ट में आ जाएगा 1 6 4। ये 6 घटनाएं बन जाएंगी। फिर 2 से स्टार्ट करो, हो जाएगा 2 1 4, फिर हो जाएगा 2 2 4, और भाई ऐसे ही चलते जाओगे ना तो सीधा आ जाएगा 2 6 4। ठीक है, तो ये 6 हैं, ये 6 हैं, ऐसी 6 6 घटनाएं 6 बार बनेंगी। अर्थात भाई कुल मिलाकर 6 गुणे 6 36 घटनाएं बन जाएंगी ई घटना के अंदर। समझ में आ गया है कि पहली 2 उछालों का तो हमें पता नहीं है,
लेकिन एक गारंटी है कि तीसरी उछाल पर 6 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे ही समष्टियां लिखोगे ना, 1 से 6 लिखी, 2 से 6 लिखी, 3 से 6 लिख देना, 4 से 6, इस प्रकार से आपको 36 लिखनी पड़ेंगी, बस काम हो जाएगा आपका। एफ में आ जाओ। एफ में कह रहा है कि पहली दो उछालों पर 6 और 5 आएगा। तो यहाँ तो क्लियर है कि दो उछालों पर 6 और 5 आएगा, लेकिन तीसरी पर क्या आएगा? तीसरी पर उसने बताया नहीं है। तो तीसरी की हम लोग समष्टियां लिखने वाले हैं। तो भाई क्या करोगे? तीसरी को आप ना बदल ले जाओ। देखो इस प्रकार से तीसरी को हम लोग बार बार बदल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और भाई देख लो, यहाँ 6 घटनाएं बनेंगी। तो पहली दो उछाले तो देखो सब में फिक्स हैं, लेकिन चूंकि उसने तीसरी के बारे में कुछ कहा नहीं था, तो हमने केवल तीसरी में बदलाव किया। यहाँ पर उसने तीसरी के बारे में बात करी थी, तो वो तो फिक्स कर दी हमने, लेकिन बाकी दो में बदलाव किया, तो 6 × 6 36, और यहाँ केवल 6 आ गया। अब यहाँ मेन चीज है कि आपको दोनों में कॉमन क्या मिलने वाला है। बहुत ध्यान देना, देखो 6 5। अब देख लो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ लास्ट में 4 है। तो आप ऐसी चीज ढूंढो जहां लास्ट में 4 हो, वही तो कॉमन मिलेगा ना। क्योंकि ये 36 घटनाओं की एक खास बात है कि यहाँ लास्ट में 4 है, और यहाँ केवल एक घटना ऐसी है कि लास्ट में 4 है। तो आप तुरंत समझ जाओ कि यही वाली घटना जो है वो कॉमन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ 6 घटनाएं हैं, यहाँ कुल मिलाकर एक ही घटना है। अब आ जाओ आप पी ई बाई एफ पर। सूत्र हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। भाई इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1/216। और पी एफ में 6 घटनाएं हैं, तो 6/216। हल करोगे तो भाई 216 और 216 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। देखा आपने भाई, कितने आराम से सवाल हो गया। लेकिन भाई आराम से कब होता है? जब आप भाषा पर अपनी पकड़ रखते हो, और आप भाई जान जाते हो कि सवाल में कह क्या रहा है, उसकी समस्याएं हमें किस प्रकार से बनानी है। तब भाई आपको सवाल सच में आसान लगना शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 9 पे आ जाओ बिना कोई देर किए हुए। देखो भाई क्या कह रहा है। कोई हमारे पास पारिवारिक चित्र है। 3 लोग हैं उस परिवार में, माता है, पिता है और पुत्र है, खड़े हुए हैं। देखो, अब अगर कोई फोटो है आपके पास, वहां भाई 3 लोग हैं, माता है, पिता है और भाई पुत्र है। कुल मिलाकर 3 लोग हैं, और आपको ना इन तीनों की फोटो खींचनी है। आप एक फोटोग्राफर हो, तो 3 लोगों को आप एक फोटो में कितने प्रकार से खड़ा कर सकते हो? तो सीधा उसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अर्थात ये लोग 6 प्रकार से खड़े हो जाएंगे एक फोटो में। तो हम ना इनकी 6 प्रकार से फोटो खींच सकते हैं, अलग अलग बनाकर। देखना, इसको हम लोग एम लिखेंगे, मदर, फादर एंड सन। अब इनकी हम पहले 6 फोटो खींचने वाले हैं, तो भाई उस पर आप ध्यान दीजिएगा। पहले हमने उनको इस प्रकार से खड़ा किया, MFS। लेकिन बाद में बच्चे को इधर ले आए, फादर को उधर कर दिया, लेकिन मदर अभी नंबर 1 पे है। अब क्या होगा? फादर जो हैं वो नंबर 1 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब फादर नंबर 1 पर आएंगे, तो उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है। फिर भाई लड़का अगर नंबर 1 पर आ गया, तो लड़के के पास भी 2 ऑप्शन हमेशा रहेंगे। तो देख लो, ये 6 फोटो हैं जिनमें भाई ये तीनों ही प्राणी अलग अलग प्रकार से खड़े हुए हैं। अर्थात यहाँ जो कुल घटनाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। अब आपको ई लिखना है और एफ लिखना है। बहुत ध्यान दीजिएगा भाई, उसके लिए आपको भाषा पढ़नी पड़ेगी। देखो भाई, भाषा में क्या लिखा हुआ है? पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और यहाँ पिताजी बीच में खड़े हैं। छांटो। तो अब भाई आपको छांटना है समष्टियों में
ऐसी समष्टियां जहां पुत्र एक किनारे हैं, कहीं पर भी हो, देखो ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है और ये किनारा है। लिखो, तो हो जाएगा MFS, देखो एक किनारे है ये वाला लिखो, FMS यहाँ पर भी एक किनारे है, SFM यहाँ पर भी एक किनारे हैं, SMF यहाँ पर भी एक किनारे ही है। पुत्र जो है एक किनारे पर है, पिताजी लेकिन बीच में खड़े हुए हैं। तो आपको इनमें से छांटना है कि जब पिताजी बीच में मिल जाए, यहाँ बीच में है फिलहाल, इसमें नहीं, इसमें नहीं, और यहाँ बीच में है। तो यहाँ हो जाएगा MFS और SFM, दोनों क्लियर हो गए। इसमें लड़का एक किनारे पर खड़ा है, कोई भी किनारे पर हो सकता है, और इसमें कह रहा है कि पिताजी फोटो में बीच में खड़े हुए हैं, दोनों निकाल दी। अब देख लो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये दोनों ही मिल जाएंगे, देख लो आप, क्योंकि जहां पिताजी बीच में है लड़का तो एक किनारे ही होगा ना, सीधी सी बात है। तो SFM, ठीक है भाई, रेड एफएम का पुराना नाम है SFM। अब देख लो, यहाँ पर 4 घटनाएं, यहाँ 2 घटनाएं और यहाँ पर भी 2 घटनाएं हैं। अब आपको निकालना है PE/F का मान, तो होगा PE∩F अपॉन PF। देखो ये हो जाएगा 2/6, भाई यहाँ 2 घटनाएं हैं, कुल घटनाएं हैं 6, और पीएफ में भी 2 घटनाएं हैं और कुल घटनाएं हैं 6। तो यहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो जाएगी। अगर आप कुछ ऐसा करवाओगे भाई, देख लो साफ साफ कि जहां फादर बीच में है ना, तो लड़का तो एक किनारे ही होगा, क्योंकि 3 लोगों में कोई एक बंदा ही बीच में हो सकता है। अगर किसी एक को बीच में रखोगे तो बाकी 2 तो किनारे पर वैसे ही पहुंच जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आ गई। समझ में आ गया भाई। तो अभी आप देख लो कि जो हमने सवाल पढ़े हैं इस वीडियो में, देखो फिलहाल 6, 7, 8 और 9, इन चारों सवालों में आपको एक ही चीज मालूम करनी थी, PE/F का मान। और भाई इसमें 3 सवाल थे, इसमें 2 सवाल थे, यहाँ पर 1 सवाल था और यहाँ पर 1 सवाल था। तो इतने सारे सवाल हमने इस वीडियो में क्लियर करा दिए हैं। अब जो हम भाई अगला वीडियो बनाएंगे ना, वहाँ प्रश्न नंबर 10 से लेकर और भाई प्रयास करेंगे कि ये पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाए।